मैं हूं उद्दीन इम्तियाज और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। जब इंसान मिस्र में पिरामिड्स बना रहा था तो उस वक्त साइबेरिया में बहुत से जानवर अपनी ज़िंदगी बचाने की कोशिश कर रहे थे। साइबेरिया रशिया का एक बर्फानी इलाका है। गोया कि ये वाक़या 3000 साल पहले का है, लेकिन अगर मैं आपको 40,000 साल पहले लेके जाऊं तो आपको नज़र आएगा वोली मेमथ का एक ग्रोह, पुराने हाथियों का एक ग्रोह। ये हाथी आज के हाथियों से बहुत बड़े थे और इनके दांत भी बहुत लंबे लंबे थे। हाथियों का ये गौल अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है और उसकी वजह यह है कि इनके पीछे पड़े हुए हैं इंसान जो कि इनके गोश्त का मज़ा चख चुके हैं। उनको इनका गोश्त बहुत अच्छा लगता है और इसके साथ साथ वो इनकी खाल से कपड़े भी बनाते हैं और इनके दांतों से मुख्तलिफ किस्म के जेवर बनाते हैं। तो इंसान आहिस्ता आहिस्ता इन हाथियों को मारता जा रहा है और इनके दांत इकट्ठे करता जा रहा है। लेकिन हमें कैसे पता चला कि वोली मेमथ एग्जिस्ट करते हैं? आज के म्यूजियम में आपको वोली मेमथ के स्केलेटन्स नजर आएंगे, फॉसिल्स नजर आएंगे जो कि हमें जमीन के अंदर से मिलते हैं। हम बात करते हैं उसी ग्रोह की जो इंसानों से छुपकर साइबेरिया के एक इलाके में इकट्ठा हुआ, लेकिन उस इलाके में बर्फ में एक बहुत बड़ी दरार आई और ये तमाम हाथी बर्फ के नीचे पानी में दब गए, मर गए। लेकिन इनकी बॉडीज मुस्तकिल महफूज हो गईं क्योंकि पानी बहुत ठंडा था। आहिस्ता आहिस्ता साइबेरिया गर्म होता गया, टेम्परेचर बढ़ते गए, बर्फ पिघलती गई और अब हमें बर्फ के नीचे से निकलने वाले बहुत से ऐसे इलाके नजर आते हैं जहां पर इनके स्केलेटन्स, इनकी हड्डियों की भरमार है। यहाँ पर मैंने आपको इनके दांत दिखाए हैं जो कि हमें इन्हीं इलाकों से मिले हैं। लेकिन इन फॉसिल से हमें ज़रूरत है डीएनए रिट्रीव करने के लिए, क्योंकि हम इनका डीएनए इसलिए चाहते हैं ताकि हम इनको क्लोन कर सकें। हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी होती है। सेल में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि हमारी ज़ाहरी शक्ल सूरत के बारे में बताते हैं। मसलन इन क्रोमोसोम्स में ये इन्फॉर्मेशन होती है कि आपका कद कितना बड़ा होगा, आपकी आंखों का रंग कैसा होगा, आपकी बॉडी का कलर कैसा होगा। इसी तरीके से आपको कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं उनके लिए भी इन क्रोमोसोम में प्रोग्रामिंग मौजूद होती है। लेकिन ये क्रोमोसोम मिलकर बने होते हैं एक और छोटे सब्सटेंस के जिनको हम डीएनए कहते हैं। आपको यहाँ पर एक डबल हेलिकल शक्ल नज़र आ रही होगी जिसे हम डीएनए कहते हैं, जो कि हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है। तो अगर हम डीएनए हासिल कर लेते हैं किसी भी जानवर या इंसान का, उसे हम क्लोन कर सकते हैं। लेकिन डीएनए हासिल करना इतना आसान नहीं है। उसकी वजह यह है कि डीएनए को दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब करती हैं। टेम्परेचर ज़्यादा हो तो डीएनए ख़राब हो जाता है और इसी तरीके से मौत के बाद जानवरों का डीएनए बैक्टीरिया ख़त्म करना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब यह है कि पुराने फॉसिल्स जो हमें मिलते हैं तो हम हर फॉसिल से जानवर को क्लोन नहीं कर सकते और उसकी वजह यह है कि उसका डीएनए प्रिजर्व नहीं हुआ होगा। डीएनए को हासिल करने के लिए हमारी कोशिश होती है कि हम हड्डियों का गूदा लें, बोन मैरो लें या स्किन के सेल्स लें या ब्रेन के सेल्स लें। इन 3 किस्म के सेल्स की प्रेफरेंस होती है। लेकिन आप पूछते होंगे कि सेल्स को क्लोन कैसे किया जा सकता है? ये काम करके दिखाया हमें साउथ कोरिया के एक साइंटिस्ट जिनका नाम इनसोंग होंग है। इन्होंने इस वक्त ये पूरी कोशिश में है कि हम किस तरीके से हाथियों को वापस क्लोन करके दुनिया में ला सकते हैं। लेकिन इससे पहले एक ऐसी ही कोशिश सही साबित हुई है जिसमें हमने एक भेड़ को क्लोन किया है। इसका नाम डॉली है। लेकिन क्लोन कैसे किया? इंसान के जिस्म के 2 किस्म के सेल्स होते हैं, एक को हम सोमेटिक सेल्स कहते हैं, एक को गैमीट्स कहते हैं। सोमेटिक सेल्स फिक्स्ड सेल्स होते हैं। अगर दिल के सोमेटिक सेल्स हैं तो वो वही काम करेंगे जो दिल कर रहा है। अगर लंग्स के सोमेटिक सेल्स हैं तो वही काम करेंगे जो लंग्स कर रहे हैं। तो इनका काम फिक्स्ड होता है। जबकि दूसरी किस्म के सेल्स जो कि स्पर्म और एग से मिलकर बनते हैं, जिनको हम गैमीट्स कहते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। इनसे किसी किस्म के ऑर्गन्स बन सकते हैं। ये इवॉल्व करते हैं और किसी किस्म के ऑर्गन्स बना सकते हैं। और क्लोनिंग में हम सोमेटिक सेल्स को डिसीव करते हैं, हम इनको धोखा देते हैं और इनको सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि ये एक्चुअली गैमीट्स हैं। यानी इनसे किसी किस्म के ऑर्गन्स इवॉल्व किए जा सकते हैं, हालांकि ये फिक्स सेल हैं। और ये सोमेटिक सेल्स हमें मिलते हैं
फॉसिल्स में। तो मसलन अगर मैं आपको स्टाइल 1 की क्लोनिंग बताना चाहूँ, क्योंकि क्लोनिंग 3 किस्म की होती है, जिसमें इस वीडियो में सिर्फ एक किस्म की क्लोनिंग डिस्कस की जाएगी, तो मैं इस घोड़े को, काले घोड़े को क्लोन करना चाहता हूँ। मैं इसके सोमेटिक सेल्स लूंगा। इसका एक सोमेटिक सेल मुझे हासिल हो गया है इसके फॉसिल से, और मेरे पास आज की दुनिया का एक घोड़ा है, तो उससे मैं एग का एक सेल लूंगा और उस सेल से न्यूक्लियस बाहर निकाल दूंगा। अब जैसे ही इससे न्यूक्लियस बाहर निकलेगा तो इसके अंदर मैं सोमेटिक डोनर के सेल का न्यूक्लियस भर दूंगा। तो अब आपके पास न्यूक्लियस इस तरफ से आया ब्लू कलर का, और सेल जो है वो ब्लैक कलर का है, और उसके बाद ये सेल मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे, और जब ये मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे तो हम इनको एक मदर हॉर्स में, जिसको हम सैरोगेट कहते हैं, जो कि आज की दुनिया का एक हॉर्स है, उसमें इम्प्लांट कर देंगे। और उसके बाद जब इसका बच्चा होगा तो वो क्लोन होगा इस घोड़े का जिसने सोमेटिक सेल्स दिए। तो सोमेटिक डोनर का हमने एक क्लोन तैयार कर लिया। यही काम हमने डॉली शीप के केस में भी किया। तो मेरे पास ये वो शीप है जिसको मैं क्लोन करना चाहता हूँ। इससे मैंने एक सोमेटिक सेल लिया और उसका न्यूक्लियस निकाल लिया। यहाँ पर मेरे पास दूसरी शीप है जो कि मुझे एग सेल देगी, और एग सेल से मैंने न्यूक्लियस बाहर निकाल लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया, और उसके बाद इसमें दूसरा न्यूक्लियस भर दिया जो कि इस डोनर से आया था। और इस न्यूक्लियस को इसके अंदर ले जाने के लिए हम एक इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, और उससे न्यूक्लियस इसके अंदर फ्यूज़ हो जाता है, तो हम एक फ्यूज सेल बना लेते हैं। ये फ्यूज सेल कुछ देर के बाद मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है और एम्ब्रियो बनाता है, और उसके बाद हम इसको इम्प्लांट कर देते हैं एक और शीप में। ये एक तीसरी शीप है, इसे मदर शीप कहा जाता है, सैरोगेट कहा जाता है, और इसके अंदर हम ये सेल इम्प्लांट कर देते हैं। और उसके बाद जब इसका बच्चा होगा, ये रिप्रोड्यूस करेगी, तो वो बिल्कुल क्लोन होगा उस शीप के जो हमें सोमेटिक सेल दे चुके हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि ये मेल हो और ये फीमेल हो, ये भी पॉसिबल है कि ये दोनों फीमेल शीप हों। इसी तरीके से हमने मैमथ को, पुराने हाथियों को क्लोन करना है, तो सबसे पहले हमें सोमेटिक सेल चाहिए, और सोमेटिक सेल हमें मिलेगा उनके फॉसिल से। वो फॉसिल जो पानी के अंदर फ्रीज रहे हैं, क्योंकि उनमें उनका डीएनए प्रिजर्व रहा है, महफूज रहा है। तो हमारे पास एक ऐसा फॉसिल आया है, साइंसदान ये कहते हैं कि जब उसकी स्किन वो कट करते हैं तो उनको अंदर से ब्लड के ट्रेसेस नज़र आते हैं, और इस फॉसिल से हमने डीएनए हासिल कर लिए, हमने सोमेटिक सेल्स ले लिए। जब हमने इसके सोमेटिक सेल ले लिए तो उनको हमने प्रोटीन में डिज़ोल्व कर लिया, और प्रोटीन में डिज़ोल्व करने के बाद इंक्यूबेटर में रख दिया गया, और उसके बाद उस लिक्विड को फिल्टर किया गया। फिल्टर करने के बाद हमने सेंट्रीफ्यूज में अपना सैंपल रख दिया, और उसके बाद हमने एक पेट्री डिश ली। आपको यहाँ पर एक पेट्री डिश नज़र आ रही है, उस पर सेल्स को ग्रो कराया, और ये पेट्री डिश हमने एक और इंक्यूबेटर में 10 दिनों के लिए रख दी। तो अब मेरे पास सेल आ चुके हैं। अब मुझे एक मदर चाहिए जिसमें वो सेल हम इम्प्लांट कर सकते हैं, और मदर के लिए मैं आज की दुनिया का हाथी लूँगा। तो मेरे पास आज की दुनिया के जो हाथी हैं उनको हम इस्तेमाल करेंगे मदर के लिए। तो हमने लेके आना है वापस मैमथ को जो कि मर चुके हैं, वहाँ से हमने सोमेटिक सेल लिया और आज की दुनिया की एक हाथी का एग सेल लिया, और उसके बाद हमें आज की ही दुनिया का एक हाथी चाहिए जिसमें हमने इन दोनों के फ्यूज सेल को इम्प्लांट करना है। और जब इस मदर हाथी के बच्चे होंगे तो उनमें आपको वली मैमथ की शक्ल नज़र आएगी, क्योंकि वो क्लोन होगा वुली मैमथ का। मगर सवाल यह है कि ऐसा करने की ज़रूरत क्या है, वुली मैमथ को वापस लाने का फ़लसफ़ा क्या है। उसके लिए मैं आपको दोबारा साइबेरिया लेके जाऊंगा, जहां पर परमाफ्रॉस्ट, इस स्नो की, इस बर्फ़ की लेयर के नीचे बहुत ज़्यादा बड़ा ज़ख़ीरा CO2 का महफूज है। और ये हमारे लिए एक बहुत ख़तरनाक बात है, क्योंकि ये इतना बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड का ज़ख़ीरा है कि अगर ये बाहर निकले तो हमारी ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेज़ी से हो, हमारी ज़मीन का टेम्परेचर बहुत तेज़ी से बढ़े। क्योंकि आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हमारी ज़मीन का टेम्परेचर बहुत तेज़ी से बढ़ता है, और तमाम ग्लेशियर पानी में बदल जाएँ, ज़मीन पर, खुश्की पर हर तरफ पानी ही पानी हो। तो ये तो एक बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन है। रशिया के साइंसदानों ने इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की, और उन्होंने सोचा कि मैमथ का
एनवायरनमेंट के साथ क्या ताल्लुक है, क्योंकि जब से मेमथ गायब हुए हैं ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो गई है साइबेरिया में और टेम्परेचर बहुत बढ़ना शुरू हो गए हैं। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और एक ख़ास जगह पर बहुत ज़्यादा हॉर्सेस और मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर रखे हैं और इसी तरीके से मेमथ को, पुराने हाथियों को मॉडल करने के लिए उन्होंने टैंक चलाए। वहाँ पर जगह जगह पर टैंक रखे जो कि खुद ब खुद चलते रहते हैं। तो उन्होंने नोट किया कि 15 सेंटीग्रेड टेम्परेचर ज़मीन का कम हुआ 1 साल के लिए। लेकिन इसकी वजह क्या है? वजह बड़ी इंटरेस्टिंग है। जब उन्होंने रिसर्च की तो उन्हें पता चला कि वुली मेमथ जगह जगह जाकर दरख्तों को टकरे मारते थे, उनको नीचे गिरा देते थे और दरख्त कम से कम होते थे उन जगहों पर जहाँ पर ये मेमथ एग्जिस्ट करते थे। अगर रेगिस्तान में दरख्त हों तो वो ठंडक करते हैं, लेकिन अगर बर्फ़ानी इलाकों में दरख्त हों तो वो गर्मी करते हैं। उसकी वजह यह कि दरख्त लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और उसकी वजह से इर्द गिर्द का टेम्परेचर बर्फ़ के मुकाबले में बढ़ जाता है। तो इसलिए जब दरख्त कम होते हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर कम होता है। इसी तरीके से वुली मेमथ जब भागते थे तो ग्रास उनके पाँव के नीचे आकर कुचली जाती थी, बर्फ़ इधर उधर होती थी और इसलिए ज़मीन के अंदर तक टेम्परेचर ठंडा रहता था। लेकिन जैसे ही वो गायब हुए ज़मीन का टेम्परेचर ज़्यादा होना शुरू हो गया। तो आज के लिए ये ज़रूरी है कि हम किसी तरीके से मेमथ को दोबारा साइबेरिया में लेके आएँ ताकि साइबेरिया के टेम्परेचर्स आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएं और ग्लोबल वार्मिंग ख़त्म हो जाए। तो इसके लिए इंसान क्लोन कर रहा है वुली मेमथ को और आज की खबरों के मुताबिक आइंदा 5 सालों के बाद हमारे पास एक मेमथ क्लोन हो जाएगा और इंसान चाहता है कि वो साइबेरिया में 80,000 मेमथ को बहुत जल्द दोबारा से रिप्रोड्यूस करे, उनकी परवरिश करे। लेकिन आज का मेरा सवाल यह है कि हम मेमथ को तो वापस लेके आ रहे हैं, लेकिन क्या हम डायनासोर्स को भी वापस ला सकते हैं? अपना जवाब ज़रूर कमेंट्स में दीजिएगा और ये भी बताइएगा कि आपको मेरी बायोलॉजी पर ये पहली वीडियो कैसी लगी। तो मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरों तक तो ज़रूर ही पहुँचाइए।